हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया है, जायसी के बारे में पढ़ लिया है। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे हमने आप लोगों को सब बता दिया। आज हम उन्हीं की रचना क्या है, पद्मावत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो पात्र थे उसके पात्र प्रतीक को याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। और जो कथन विभिन्न विद्वानों ने कहा है, जो पूछा गया है विगत वर्षों में, उसको भी हम देखेंगे। तो देखते हैं हम। पद्मावत का समय पूछ लेता है, तो पद्मावत का समय आप लोग याद रख लीजिए, 1540। क्या समय है? 1540 ईस्वी है। लेकिन ये हिजरी में लिखते थे। हिजरी क्या करते थे? हिजरी में लिखते थे। तो इन्होंने सब लिखा, जब इन्होंने शुरू किया तो लिखा है उसमें सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा। मतलब सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा। अब 927 सन इनका कहने का मतलब है 927 हिजरी में ये शुरू कर रहे हैं। 927 क्या है? 927 को हिजरी को अगर सन में बदलना है तो हम कितना उसमें ऐड करते हैं? 593। कितना? 593 जोड़ते हैं इसमें। और संवत में हम जानते हैं कि उसमें क्या करते हैं? 57 घटाते हैं। क्या करते हैं? 57 घटाते हैं। संवत वाले अगर संवत है उसको हमें ईस्वी में बदलना है। ईस्वी में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 57 उसमें से घटा देते हैं। ठीक है। लेकिन हिजरी सम्मत में क्या करते हैं? हिजरी में हम क्या करते हैं? 593 हम जोड़ते हैं। अब हम जोड़ेंगे 7 3 कितना होगा? 10 0 1 9 2 11 1 12 और यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है 9 5 14 14 1 15 1520। कितना आ रहा है? 1520। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 1520 से शुरू कर रहे हैं। इनको 20 साल लग गए पद्मावत की रचना करने में। ये 1520 से शुरू कर रहे हैं और ये पूरी कब हो रही है? 1540 में। इसका समय क्या है? 1540 है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये जो लिखा है एग्जाम में पूछ सकता है। सन 927 आहा कथा आरंभ वैन कवि कहा, एक बार पूछा भी गया है। इसके अनुसार पद्मावत का समय क्या है? इसके अनुसार पद्मावत का समय कितने से आरंभ इन्होंने किया था? तो आप लोगों को 1520 से इन्होंने आरंभ किया, लेकिन 1540 में जाके ये खत्म होती है। 927 आप लोग देख के ये मत सोच लेना कि सन 927 ईस्वी की बात कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है? ये मसनवी शैली, जो प्रेम मार्गी कवि थे, सूफी कवि थे, उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। किस शैली का प्रयोग किया है? मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली में होता क्या था? शाहे वक्त की प्रशंसा। क्या होता था? शाहे वक्त की, क्या कहते हैं इसको? शाहे वक्त की प्रशंसा किया करते थे। शाहे वक्त मतलब जो उस समय का समकालीन शासक हुआ करता था, जिसके आश्रय में रहते थे, ये लोग क्या करते थे? उसकी प्रशंसा करते थे। उस समय का समकालीन शासक कौन था? शेरशाह सूरी। मैंने लिखवाया है। तो पद्मावत में शेरशाह सूरी की इन्होंने प्रशंसा की है। शेरशाह सूरी की बात इन्होंने कही है। और अगर पूछे आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की है, तो आखिरी कलाम में मैंने बताया है कि बाबर की प्रशंसा इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है, उन्होंने शुरू किया है, लिखा है शेरशाह देहली सुल्तानु चारहु खंड तपय जस भानु। भानु किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। तो यहाँ पे वही शेरशाह दिल्ली के सुल्तान हैं और चारों खंड में, चारों दिशाओं में सूर्य की तरह उनका ताप फैला हुआ है। यहाँ से वो प्रशंसा करते हैं। खंड पूछा जाता है तो पद्मावत में कितने खंड है? 57। कितने खंड है? बहुत पूछा जाता है। पद्मावत 57। पद्मावत 57। पृथ्वीराज रासो को भी पूछा जाता है तो उसमें कितने समय है? उसमें
आप लोग कमेंट करके बताना कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं। उसमें समय है, इसमें क्या है, खंड है। इस बात को आप लोग ध्यान देना, उसमें समय है, इसमें खंड है। पूर्व भाग क्या है, कल्पना प्रसूत है। पूर्व भाग जो पहले शुरू होता है पद्मावत में, रत्नसेन पहले नागमती के साथ रहते हैं, लेकिन जब वो हीरामन तोता आता है पद्मावती के बारे में बताता है कि वो बहुत सुंदर हैं और उनकी बहुत तारीफ करता है, तब वो चले जाते हैं कहाँ, सिंघल द्वीप चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, चित्तौड़ में रहते हैं, फिर वहाँ जाते हैं सिंघल द्वीप श्रीलंका, और वहाँ से फिर पद्मावती को लेके आते हैं और उसमें प्रेम संबंध दिखाया जाता है। तो वहाँ क्या है, ये एक कल्पना है। लेकिन जो उत्तर भाग है, जब अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है, अलाउद्दीन खिलजी तो ये कैसा है, ऐतिहासिक है। कैसा है, ऐतिहासिक है। तो उत्तर भाग क्या है, ऐतिहासिक है, और पूर्व भाग क्या है, वो कल्पना प्रसूत, कल्पना पर आधारित है। अब हम पात्रों को देख लेते हैं। पात्र इसमें कौन कौन है, चित्तौड़ है, किसका प्रतीक है, तन का। चित्तौड़ ता आया है, तन कर लो। तन कैसा होना चाहिए, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, बहुत ही चित्तौड़ की तरह ताकतवर होना चाहिए, ऐसे कर लो। रत्नसेन किसके प्रतीक है, मन के प्रतीक है। रत्नसेन किसके प्रतीक है, मन के। रत्न, रत्न कैसा, मतलब जो रत्न, रत्न क्या है, हमारा मन ही क्या है, रत्न है। हमारा मन अगर शुद्ध है तो वही सबसे बड़ा रत्न है। ऐसे याद करो, हमारा मन ही क्या है, सबसे बड़ा रत्न होता है। इसके बाद है सिंघल द्वीप। सिंघल द्वीप श्रीलंका कहते हैं जिसको। सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है, तो हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है। मैंने याद कर लिया था, यहाँ भी दा आया है, यहाँ भी दा है, लेकिन ये क्या है, ये बुद्धि है, पता होना चाहिए। लेकिन सिंघल द्वीप और चित्तौड़ में दिक्कत होती है, तो मैंने याद कर लिया था, सिंघल द्वीप में दा है और हृदय में भी दा है, तो सिंघल द्वीप किसका प्रतीक हो जाएगा, हृदय का, और चित्तौड़ में ता है तो ये हो जाएगा तन का प्रतीक। यहाँ दिक्कत होती है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। यहाँ एक चीज हमें कंफ्यूज करता है, जब हम अगर कामायनी में जाएं तो वहाँ जो श्रद्धा है वो क्या है, हृदय का प्रतीक है। श्रद्धा क्या है, हृदय का प्रतीक है, और ईड़ा क्या है, वो बुद्धि का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नायिका है, यहाँ पे क्या है, नायिका जो है वो क्या है, बुद्धि का प्रतीक है। वहाँ पे नायिका क्या है, वो हृदय का प्रतीक है, लेकिन यहाँ बुद्धि। और एक है नागमती, जो इनकी पत्नी रहती है रत्नसेन की, वो सांसारिक बुद्धि अर्थात दुनिया धंधा जिसको कहते हैं, वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन सुआ, सुआ मतलब तोता। हीरामन जो आके पद्मावती के बारे में सारी चीजें नागमती से बताता है। नागमती लेकिन सोचती हैं कि अगर ये राजा से बता देगा तो राजा चले जाएंगे उसके पास, क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं। तो ये क्या करती हैं, तोते को मरवाने का आदेश दे देती हैं, लेकिन वो क्या करता, तोता को मारता नहीं है, रखे रहता है। बाद में राजा को पता चलता है तो तोता बुलाया जाता है, और वही क्या है, पद्मावती अर्थात जो परमात्मा है, यहाँ पे स्त्री क्या है, परमात्मा है, उसके बारे में तोता गुरु की तरह, जैसे गुरु बताता है कि परमात्मा तक जाने का रास्ता कौन बताता है, गुरु बताते हैं। तो फिर यहाँ तोता किसका प्रतीक हो जाएगा, गुरु का, और वो बताते हैं, फिर वो रत्नसेन निकल पड़ते हैं पद्मावती से मिलने के लिए। तो गुरु का प्रतीक कौन हो जाएगा, हीरामन तोता, हीरामन सुआ। राघव चेतन किसका प्रतीक है, तो ये शैतान का प्रतीक है। राघव चेतन किसका प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो लास्ट में पद्मावती के पीछे पड़ जाता है और उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है सिवाय राख के, वो माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो माया का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अगर आप लोगों को नहीं याद होती इसकी स्टोरी या पात्र, तो आप लोग पद्मावत मूवी देख सकते हैं। उसको देखने से हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या क्या है। कुछ चीज़ें उसमें नहीं मैच करती हैं, लेकिन हमें एक स्टोरी, उसके पात्र याद हो जाएंगे।
अब गोरा बादल के बारे में जान लीजिए। पूछा जाता है कि गोरा बादल की कथा एक दूसरा है, लेकिन गोरा बादल पात्र जो हैं इसमें हैं पद्मावत में, जो राजा रत्नसेन के क्या रहते हैं, मंत्री सेनापति रहते हैं और उनका बहुत ही मन से उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कहा जाता है कि उनकी सर से उनका सिर अलग हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या है, युद्ध करते रहे, ऐसा था। लेकिन गोरा बादल थे कौन, ये आपस में रिश्ता क्या था? गोरा जो था वो 80 वर्ष का था, चाचा भतीजे थे। और बादल की जो उम्र थी बादल की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। कितने वर्ष का था ये? 14 वर्ष का। मतलब गोरा जो थे वो चाचा थे, बादल क्या था, उनका भतीजा था। ये क्या है, 7 अर्धालियों पर एक दोहा है। 7 अर्धालियों पर एक दोहा, पद्मावत भी है, चित्रावली भी है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। और पद्मावत में क्या है, जायसी ठेठ अवधि का प्रयोग करते हैं। किस भाषा में? ठेठ अवधि। लेकिन तुलसीदास क्या है, उनकी परिनिष्ठित अवधि, मतलब उनकी संस्कृत निष्ठ अवधि है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठेठ अवधि है, ठेठ भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए, अमूल्य निधि किसने कहा है? अमूल्य निधि मतलब इसके पहले भी है, लेकिन नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। कौन कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसको याद कैसे रखें? नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि है। अमूल्य हमारे लिए कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य में सबसे अमूल्य कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। तो अमूल्य की बात कौन कर रहा है? रामचंद्र शुक्ल। ट्रेजिडी, आपको ट्रेजिडी कौन कहता है? ट्रेजिडी कौन कहता है? आप सबको पता होना चाहिए कि एक रचना है जायसी। क्या रचना है? जायसी एक है। इसके लेखक कौन है? विजय देव नारायण शाही। कौन है? विजय देव नारायण शाही। कौन है? शाही। इन्हीं की रचना है जायसी। और इसी में इन्होंने कहा है कि पद्मावत जो है वो अपने आप में एक ट्रेजिडी है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी कृति है। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडी है। तो किसने कहा? विजय देव नारायण शाही ने। अब ये कौन कह रहा है? सूफियों में एक ही कवि हैं जायसी, शेष लकीर के फकीर हैं। शेष लकीर के फकीर हैं। अब इसको कैसे याद रखें, किसकी है? ये है बच्चन सिंह की। कौन है? बच्चन सिंह है। कौन है? बच्चन सिंह। अब याद कैसे रखें? मैंने जो याद किया था, बच्चे क्या करते रहते हैं? लकीर खींचते रहते हैं मिट्टी में ना, मिट्टी में उनको रख दो तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो लकीर का फकीर कौन खींचता रहता है? लकीर कौन खींचता है? बच्चे खींचते हैं। तो लकीर के फकीर बच्चन सिंह। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। और पद्मावत की पंक्तियों को भी आप लोग देख लीजिएगा, पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।